आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। साल 1979 की बात है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक थाने पर दुबली पतली कदकाठी का उम्रदराज किसान अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। दारोगा से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हुजूर, पास के गांव में बैल खरीदने के लिए आया था, किसी ने मेरी जेब काट ली है, सैकड़ों रुपए थे उसमें, मेरी रपट लिख करके चोर ढूंढ दीजिए। जैसा अक्सर होता है तब भी था। दारोगा ने कहा कि चलो यहां से निकलो, क्या पता तुमने पैसे खुद उड़ा दिए हो, दारू पी ली हो, कहीं लुटा दिया हो और घरवाली के डर से पैसे चोरी का नाटक करने के लिए तुम यहां आ गए हो। बेचारा किसान रुआंसा हो गया। तभी एक पुलिस वाला आया और कहा कि सुनो, कुछ सेवा पानी साहब की कर दो, रपट लिख देंगे। बात आकर के 35 रुपए पर तय हुई। मरता क्या न करता, साल भर की खेती से जमा जो कमाई थी उसके आने की उम्मीद यही थी कि रपट लिख जाएगी और पुलिस वाले चोर को शायद ढूंढ लेंगे। सो बात बन गई। एक पुलिस वाले ने कागज के टुकड़े पर रपट लिखनी शुरू की। जब पूरी हो गई तो पूछा कि ये बताओ, दस्तखत करोगे, अंगूठा डालोगे? फिर उसको लगा कि ये पुराना आदमी, बुजुर्ग आदमी है, कम पढ़ा लिखा होगा, तो उसने पेन और अंगूठा लगाने वाले स्याही का पैड होता है, उस दोनों को आगे बढ़ा दिया। उस फरियादी किसान ने पहले पेन उठाया, दस्तखत किए, उसके बाद जेब से एक सील निकाल करके स्याही वाले पैड पर उसने उसको दबाया और रपट पर मुहर लगा दी। दारोगा बड़ी हैरत में पड़ गया। इतना फटेहाल बदहाल आदमी ये क्या कर रहा है? उसने कागज के टुकड़े पर देखा तो जो दस्तखत था वहां लिखा था चौधरी चरण सिंह, और जो सील लगी थी वो थी प्रधानमंत्री भारत सरकार। अब समझ लीजिए, पुलिस वालों को चक्कर आ गया, खून पानी हो गया, सबने पैर पकड़ लिए और उनको लगा कि देश का प्रधानमंत्री इस हाल में एक थाने में सिर्फ इसीलिए आ गया कि वो हमारा सच जानना चाहता था। ये दिलचस्प कहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की है, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उनके साथ देश के एक और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और भारत में हरित क्रांति के नायक MS स्वामीनाथन को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। यानी कि इस साल 5 लोगों को भारत रत्न के लिए चुना गया। 3 वे जिनका अभी मैंने जिक्र किया, चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव और MS स्वामीनाथन, और 2 जिनका पहले ऐलान हो गया है, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, और बीजेपी के लौह पुरुष राम मंदिर आंदोलन के अगुआ लालकृष्ण आडवाणी। तो इस साल भारत रत्न देने का जो रिकॉर्ड रहा है सबसे अधिक 4 लोगों का, इस बार 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है और रिकॉर्ड टूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर यह जानकारी दी। तीनों महान शख्सियतों के बारे में अलग अलग पोस्ट लिखा, देश के प्रति उनके योगदान को सराहा। चौधरी चरण सिंह के बारे में उन्होंने लिखा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने MS स्वामीनाथन के बारे में लिखा, भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कृषि को आधुनिक बनाने पर काफ़ी जोर दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने ही भारतीय कृषि की पूरी शक्ल सूरत बदल दी। अलबत्ता देश की जो खाद्य सुरक्षा और समृद्धि है उसको भी उसने सुनिश्चित किया। भारत रत्न के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ देश की उन हस्तियों के साथ इंसाफ किया है, बल्कि 2024 के चुनाव के लिहाज से भी विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। यह समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह, जिनका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था,
कि वो उत्तर प्रदेश के एक थाने में फटेहाल किसान बनकर के क्यों गए थे, कारण क्या था। दरअसल जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो किसानों के साथ उनका बड़ा संपर्क था, नेता किसान के ही थे। तो देश भर के किसान अपनी परेशानी उनको सुनाया करते थे। बहुतों को ऐसा लगता था या बहुतों की ऐसी शिकायत थी कि पुलिस थाने में उनसे छोटे मोटे काम के लिए भी घूस लिया जाता है। एक रोज चौधरी साहब इटावा से गुजर रहे थे, तभी उन्हें ख्याल आया कि पुलिस की जो सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी और घूसखोरी की बात या शिकायत मेरे पास आती है, इसी इलाके में आती है। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, काफिला छोड़ा, खेत में जाकर के मिट्टी उठा के कपड़ों के ऊपर मला, अपना पूरा हुलिया जो है ना बदला, एकदम बदहाल फटेहाल किसान की तरह हो गए। उसके बाद वो उसराहार थाने पहुंचे, जो आज की तारीख में औरैया ज़िले में आता है, तब वो इटावा में था। चौधरी चरण सिंह किसान नेता के तौर पर खड़ा हुए और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और उन किसानों की परेशानी का सच जानने के लिए उन्होंने किसी अधिकारी या पुलिस वाले को फ़ोन नहीं किया या उसको नहीं कहा कि जाकर के देखो क्या है। खुद ज़मीन पर उतरे, खुद जाकर के और तफ्तीश की कि सच क्या है। उन चौधरी चरण सिंह को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दे करके न सिर्फ किसानों बल्कि खास करके जाट समुदाय के बीच में चुनावों से पहले एक मजबूत पकड़ बनाई है, जब बनाने की कोशिश की है। जाट समुदाय चौधरी चरण सिंह को अपना सिरमौर मारता है, उनके आगे अभी भी वो किसी को नहीं सोचता। मतलब आज भी जाट वहीं खड़ा है चौधरी साहब को लेकर के। जहां चौधरी चरण सिंह हैं वो जाटों का मान मर्यादा वजूद सब उनसे जुड़ा हुआ है। जाटों पर चौधरी चरण सिंह के परिवार का सियासी वर्चस्व अब भी है। उनके पोते जयंत चौधरी की पूछ परख है और आरएलडी का जलवा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 22 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में है, जो राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक माना जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 और 2019 के चुनाव में या 2022 और 17 के विधानसभा चुनाव में भी जाट मतदाता बड़ी तादाद में बीजेपी की तरफ गया। लेकिन जाटों के बीच में एक नरम जो जगह है वो चौधरी परिवार के प्रति रहती है। यूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की जो आबादी है वो 3 से 4% के आसपास मानी जाती है, लेकिन समूची आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इस इलाके में, पश्चिमी यूपी के इलाके में जाटों की आबादी 17% है। लिहाजा वो एक निर्णायक भूमिका में है उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाट मतदाताओं का रुख मायने रखता है। यही वजह है कि बीजेपी काफ़ी समय से जाट वोटरों को रिझाने में लगी रही है, या उसने अपनी मेहनत के जरिए जाटों को अपने साथ बहुत हद तक जोड़ रखा है। भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा रहा। आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनको अपने खेमे में करने की कोशिश में बीजेपी लंबे समय से लगी रही, क्योंकि अखिलेश यादव और आरएलडी यह दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में साथ साथ चलते रहे हैं, बीजेपी से टकराते रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने सही मौका देखा जब अखिलेश यादव मूल भाव में लगे हुए थे, वो हवा भांप रहे थे। उसी समय नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया और जयंत के पास एनडीए की तरफ आने के अलावा कोई विकल्प छोड़ा नहीं। अब जयंत क्या कह रहे हैं यह सुनिए। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए,
जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है। चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से, नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं अघा रहे हैं जयंत, और जयंत के इस रुख और रवैये को अखिलेश भी भांप रहे। राजनीति बहुत मजेदार चीज होती है। अभी जो आदमी आपके साथ है, गलमैयाँ डाले हुए है और उसके साथ चलने की कस्में आपने खा रखी हैं, तो उसकी जो जुबान होगी वो, और जैसे ही आप पाला बदल जाते हैं उस समय उसका बयान जो होगा वो साथ चलने के हालात और उन कस्मों का हवाला देकर के बदल, ऐसा नहीं है कि बना रहेगा, बदलता है। तो अखिलेश यादव अब क्या कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसको सुनिएगा, और बीच में कुछ बयानों के उसके मतलब होते हैं, बिटवीन द लाइंस, उसको पढ़िएगा। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चेहरा भी बहुत कुछ कहता है और कहने का तरीका भी कहता रहता है। ये समझने, जानने, बूझने का मामला है। बीजेपी के जाट नेताओं में भी आप देखेंगे तो एक अलग तरह का रुआब आ गया है। इस खबर के सामने आने के बाद से जो जाट बिरादरी है और जो जाट नेता हैं, खास करके बीजेपी वाले, वो थोड़ा सीना चौड़ा करके चलने लगे हैं, जैसे संजीव बालियान। जब हम छोटे थे तो गांव में एक ही नेता का नाम सुनते थे, चौधरी सिंह। आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े किसान हैं और 35 साल उससे ज़्यादा हो गए हम सुनते आए, हर पार्टी का सांसद मांग करता था कि भारत रत्न को मिलना चाहिए। हर किसान की एक इच्छा थी। बहुत सरकारें आती रही, जाती रही। मैं मोदी जी का धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि जो बहुत बड़ी किसानों की मांग थी उन्हें पूरे करने का काम किया और चौधरी सिंह को भारत रत्न दिया। चरण सिंह अपनी साफ गोई के लिए और किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए भारतीय राजनीति में जाने जाते रहे। और चरण सिंह की सरकार 4 महीने की थी क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन हटा लिया था। चरण सिंह वैसे प्रधानमंत्रियों में हैं, इकलौते देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश की सर्वोच्च जो कुर्सी है, सबसे बड़ी वाली, उस पर बैठे तो ज़रूर, लेकिन संसद नहीं जा सके। कांग्रेस ने जब जब बाहर से किसी समर्थन दिया है तब तब उसकी बेमौत मौत हुई है, असमय जिसको आप कहते हैं। चाहे चरण सिंह हों या गुजराल हों या देवेगौड़ा हों या चंद्रशेखर हों, राजनीति ऐसे ही चलती है। और कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी का नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना परेशानी का सबब है। ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है आज का निर्णय, खास करके चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का, जो विपक्ष के लिए मुसीबत है। उस खेमे में हलचल तेज है। नए सियासी समीकरण बन सकते हैं, इस बात के आसार होने लगे हैं, जैसे यूपी में जयंत का बयान बताता है। चुनाव के वक्त विपक्षी खेमे से बधाई मिलना कितनी बड़ी बात है। सरकार, जिस सरकार का विपक्ष लगातार विरोध करता रहा है, उस सरकार के फैसले को आप अपनी सहमति से, अपनी प्रशंसा से, उन नेताओं के योगदान को याद करके सही ठहराते हैं। सरकार के इस फैसले के रिएक्शंस क्या रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन नरसिम्हा राव को जानना जरूरी है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर जब सोनिया गांधी से पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो कोई भी नेता कहता। हर किसी को पता है कि सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं, क्यों नहीं करूं। अब नरसिम्हा राव की कहानी दिलचस्प है।
कई राजनीतिक कारण रहे हैं जिसके चलते सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के रिश्ते ठीक नहीं रहे। नेहरू गांधी परिवार से बाहर नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। वो एकमात्र ऐसी बड़ी शख्सियत हैं जिनका राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री के तौर पर होने के बावजूद कोई स्मारक नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब दिसंबर 2004 में उनकी मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस दफ्तर का दरवाजा तक नहीं खोला गया। उनके शव को मुख्य दरवाजे के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसी में रहने दिया गया और कहा यह जाता है कि उस समय सोनिया गांधी खुद कांग्रेस दफ्तर के अंदर थी। बाद में उनके शव को हैदराबाद ले जाया गया। गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के बीच तल्खी इस स्तर तक जा चुकी थी कि साल 1996 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद से ही कांग्रेस ने उसे किनारा कर लिया, जबकि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान बहुत अधिक है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करके आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान नरसिम्हा राव ने दिया उसे कभी भी इतिहास नहीं भुला सकता है। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 89 करोड़ डॉलर था। कितना? 89 करोड़ डॉलर। देश चलने की हालत में नहीं था। आज की तारीख में 620 अरब डॉलर से पार हो जाता है विदेशी मुद्रा भंडार और वो 89 करोड़ डॉलर था। उस समय एक साहसिक फैसला उस प्रधानमंत्री ने लिया और देश की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के रास्ते पर ले जाने का साहस दिखाया। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना सिपहसालार बनाया और नरसिम्हा राव ने जो उदारीकरण का दौर शुरू किया, आज हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मजबूत देशों से लड़ते भिड़ते अपने बाजार को खोलते, दुनिया के बाजार में अपना सामान भेजते 5वीं सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हो चुका है। यह इस बात का सबूत है कि नरसिम्हा राव ने देश के बारे में अपने 5 वर्षों के भीतर जो सोचा, जो किया, वो ऐतिहासिक था, निर्णायक था। पीएम मोदी नरसिम्हा राव का जिक्र बार बार करते रहे हैं। इस बात का जिक्र करके मोदी कांग्रेस पर चोट करते हैं। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, इस बात को साबित करने के लिए वो नरसिम्हा राव को ले आते हैं। उस परिवार से नरसिम्हा राव की नहीं बनी, पार्टी में उनका सम्मान नहीं बचा रहा। उससे एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दांव चला, नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का फैसला और उसका ऐलान, और कांग्रेस नेताओं के ऊपर यह भारी पड़ा। अभी तक आजाद भारत से लेकर के अब तक 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। औसत लगाया जाए तो यह भी नहीं बनता कि हर वर्ष एक भारत रत्न दिया गया हो, लेकिन एक महीने के अंतराल में मोदी सरकार ने 5 भारत रत्न दे दिया। अब जब बांट रहे हैं तो औरों की भी बांट दें। मैं तो काशीराम जी के बारे में बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि काशीराम जी को देना चाहिए, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, छोटू राम, बहुत तमाम प्रभात विभूतियां हैं, पेरियार हैं, अप्पादुराई हैं, अंकाली हैं, नारायण गुरु हैं। इनका योगदान तो कहीं ज्यादा है, इनको देना चाहिए। और बीजेपी भारत रत्न दे रही उन्हीं लोगों को जिनसे फायदा हुआ है या होने वाला है। हमें भारत रत्न देने के खिलाफ में नहीं, इनको दिया गया, हम शुभकामना देते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से दिया जा रहा है, जिस तरह से बंदरबाट हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में और योग्य लोग हैं उनको दे दिया जाना चाहिए। और चुनाव जीतने में कोई कसर हो रही हो, जहां इनको लगता है कि चुनाव जीतना मुश्किल है, तो लोकसभा स्तर पर एक एक भारत रत्न दे दें, जो कि तंत्र इन्हीं के पास है, कोई रोकने वाला तो है नहीं, जो चाहे वो कर सकते हैं। कांग्रेस
अपनी बात कहने के लिए इतना घुमाती फिराती इसलिए है या घुमा फिरा इसलिए रही है क्योंकि सही जवाब नहीं है। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1952 में, तो पहली बार में ही 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया और दूसरी बार भी 3 लोगों को दिया गया। गांधी परिवार में तीनों प्रधानमंत्री, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, तीनों को भारत रत्न है। लेकिन इस बात का जिक्र कांग्रेस के नेता नहीं करेंगे। प्रणब मुखर्जी को दिया गया, लेकिन कांग्रेस नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस नहीं दिया। नरसिम्हा राव इतने बड़े प्रधानमंत्री, उनको कांग्रेस नहीं दिया, जबकि 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। क्योंकि आपके पास आपका किया पलट करके सवालों के तौर पर आता है, लिहाजा जवाब नहीं मिलता है। अब बात डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की। इस देश के हर नौजवान को या हर नागरिक को डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में जानना चाहिए। देश के वैसे नायक जो हिंदुस्तान को बनाने, उसकी तस्वीर तकदीर संवारने में अपनी ज़िंदगी खपा गए और आज की तारीख में देश जहां है वहां उनकी की गई जो कोशिशें थीं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यह बात जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आज के सच को जानना। डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस देश को हरित क्रांति दी। अगर भरपेट खाना मिलने लगा है या बचने लगा है, हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों को आज खाना खिलाता है, उसका कारण डॉक्टर स्वामीनाथन है। दुनिया का हम दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश हैं आज की तारीख में। भारत भरपूर अनाज उगाता है, दुनिया को सप्लाई करता है। भारत को स्वावलंबी बनाने में, भारत के स्वाभिमान को बचाने में डॉक्टर स्वामीनाथन की भूमिका को आप हमेशा याद रखेंगे। इतिहास उनके नाम को स्वर्णाक्षरों में रखता है, रखेगा हमेशा। ये सब कुछ सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये कितना मुश्किल रहा है इसे ऐसे समझिए। एक कहानी, एक घटना। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और भारत की फौज पाकिस्तान के अंदर घुस गई, लाहौर तक चली गई। पाकिस्तान का जो मित्र देश था अमेरिका, उसको अचानक परेशानी होने लगी। वहां के राष्ट्रपति को नींद नहीं आ रही थी। सो लिंडन जॉनसन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत के तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि एक काम कीजिए, आप अपनी फौज पाकिस्तान से बाहर कीजिए, वरना जो लाल गेहूं मोटा अनाज भेजता हूं खाने के लिए रोक देंगे, आप भूखों मर जाएंगे, आपका मुल्क मर जाएगा। दरअसल उस समय भारत की खेती मरी हुई थी और अपने लोगों का पेट भरने के लिए अमेरिका के गेहूं पर हिंदुस्तान की सरकार निर्भर थी। वह गेहूं भी कैसा था जानते हैं? अमेरिकी गेहूं वो अपने सुअर को खिलाने के लायक नहीं समझते थे, वो भेजते थे। 65 की लड़ाई के समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री लिंडन जॉनसन की धमकियों में नहीं आए, उन्होंने परवाह नहीं की। रामलीला मैदान में देश के लोगों के सामने रैली के दौरान उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम हफ्ते में 1 दिन का भोजन बंद कर देते हैं। और ऐसा करने से पहले, कुलदीप नैयर को आपने पढ़ा होगा, तो ऐसा करने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा एक शाम पहले कि काम करो, आज शाम का भोजन नहीं करते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे बिना खाए रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। जब उनके बच्चों ने एक वक्त का खाना खाए बगैर अपनी रात बिता ली, तो उन्होंने रामलीला मैदान में अगले दिन जा कहा कि समूचा देश हफ्ते में एक शाम का खाना या एक वक्त खाना नहीं खाएगा। हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन भूख से आज़ादी नहीं थी। शास्त्री जी को सैलान पर समूचा देश खड़ा हुआ और एक शाम का खाना लोगों ने बंद कर दिया, एक वक्त खाना बंद कर दिया। शास्त्री जी को लग गया कि नहीं, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, कि मजबूत देश बनाना है, तो खेती को मजबूत करना होगा। और उन्होंने अपने जो कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, उनको कहा कि आप खेती के लिए
एक शानदार प्लान तैयार कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। सुब्रमण्यम ने एक नौजवान वैज्ञानिक को अपने साथ जोड़ा और उस कृषि वैज्ञानिक ने भारत में हरित क्रांति पैदा कर दी। नाम था MS स्वामीनाथन। भारत आज भरपूर अन्न पैदा करता है, अपना ही नहीं दुनिया का पेट भरता है। यह संभव हुआ तो उसी MS स्वामीनाथन के चलते और उसी हरित क्रांति के चलते जिसका जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत देने का ऐलान किया। स्वामीनाथन तमिलनाडु के कुंभकोणम में पैदा हुए और ये देखिए कि उस आदमी में देश को लेकर कैसी भावना थी। उनके पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, बेटे का सिलेक्शन भी हो गया, बेटी ने डॉक्टरी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। तभी बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा। उस अकाल ने समूची दुनिया को हिला के रख दिया। लोग मर रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, लाशें सड़कों गलियों नुक्कड़ों पर मिल रही थी। डॉक्टर स्वामीनाथन परेशान हो गए। उन्होंने तय किया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा और एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की और एग्रीकल्चर में रिसर्च किया। वो ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एग्रीकल्चरल रिसर्च और हिंदुस्तान की खेती और खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए अपने पूरे जीवन को लगा दिया। उन डॉक्टर स्वामीनाथन को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। लेकिन मौसम चुनावी है, इसलिए सरकार के इन फैसलों को चुनाव से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। अब नरसिम्हा राव तेलंगाना और MS स्वामीनाथन तमिलनाडु। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनावी जंग का रोमांच बढ़ रहा है, तो मैं आपको नरसिम्हा राव और डॉक्टर स्वामीनाथन इन दोनों को आप रखेंगे तो ये जो नॉर्थ और साउथ वाला मामला चल रहा था लोगों का, द नॉर्थ कोई ट्वीट कर देता था या कोई सांसद यह कह देता था कि अगर ऐसा ही रहा तो दक्षिण के राज्य एक अलग राष्ट्र बना लेंगे। इस तरह की जहर बुझी सोच, मानसिकता और कुत्सित प्रयास देश को विभाजित करने के उनके ऊपर कुठाराघात है। डॉक्टर स्वामीनाथन और नरसिंह राव को भारत रत्न देना, यह दोनों दक्षिण के हैं और दक्षिण उत्तर का मेल जो है नरेंद्र मोदी ने बार बार कराने की कोशिश की है और कामयाब रहे हैं। ब्रांड मोदी की चमक बढ़ रही है और विपक्ष बिखर रहा है, यह बात चर्चा में आने लगी है। टक्कर कितनी जोरदार हो पाएगी ये कहना भी मुश्किल है। 2024 के लिहाज से विपक्ष पूरे दम के साथ जुटा हुआ है कहने के लिए। अगर आप देखेंगे तो अंदर खाने अलग तरह का टकराव है। ममता कांग्रेस के साथ नहीं, अखिलेश कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस अखिलेश के साथ नहीं, केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस केजरीवाल के साथ नहीं। तो ये सारी चीज़ें अंदर खाने बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कहने के लिए है कि हाँ हम साथ लड़ेंगे, मोदी को परास्त करेंगे। कांग्रेस की अपनी तैयारी है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो NDA है वो लगातार कमर कस के मैदान में उतरा हुआ है, यह आप देख भी रहे होंगे। अब नरेंद्र मोदी को समझने के लिए मैं आपको उनका जो पूरा ग्राफ है यह दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी कितने मोर्चों से चलते हैं और उन मोर्चों पर कितने मजबूत हैं। उस मजबूती के साथ, उस क्षमता के साथ, उस रणनीति के साथ अगर आप नहीं आते हैं तो नरेंद्र मोदी से आप पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए वो ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी किन किन मोर्चों पर, फर्ज कर लीजिए कि ये सम्मान, भारत रत्न का सम्मान देकर के नरेंद्र मोदी ने एक अलग तरह का पत्ता फेंका। अगर इसको बड़े वॉल पे आप डाल देंगे तो मैं शायद समझाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए आप इस वॉल पर डालिए ताकि मैं समझा पाऊं। विकास, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को लोगों के बीच में मजबूती से रखते हैं कि मेरी सरकार ने 10 साल में वह किया है जो पिछली सरकारों ने
60-65 सालों में नहीं किया है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2 गुना, लोगों की आमदनी जो पर कैपिटा इनकम है 2 गुना, फॉरेक्स रिजर्व 600 अरब डॉलर से पार, रोड बनाने, एयरवेज बनाने की रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा। तो विकास को लगातार वो रफ्तार देते रहे हैं या उनकी सरकार और योजनाबद्ध तरीके से चलती है, इसलिए विकास के मोर्चे पर वो पहले चैलेंज करते हैं। उसके बाद विरासत, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो या फिर उज्जैन हो या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, या हैदराबाद में रामानुजाचार्य की मूर्ति हो, या फिर केदारधाम में शंकराचार्य की मूर्ति हो, या दिल्ली में नेताजी की मूर्ति इंडिया गेट पर हो, या छोटे छोटे नायकों को स्थापित करना, चाहे वो गुर्जर राज मिहिर भोज हो या जाटों के बड़े नेता महेंद्र प्रताप सिंह हो या सुहेल देव हो। तो भारत की जो संस्कृति है और भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसको लेकर के भी नरेंद्र मोदी चलते हैं, उसकी गाथा दुनिया को बताते हैं और भारत में एक उल्लास के तौर पर भारत के इतिहास और उसकी संस्कृति को रखते हैं। इसलिए विरासत और विकास दोनों साथ साथ लेकर के चलने का वो दावा करते हैं। तीसरी बात है कीर्तिमान। लगातार कीर्तिमान कितने बनाए इसकी गिनती वो बताते हैं कि सबसे ऊंचा पुल, सबसे ऊंची मूर्ति, 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था, यह सब रिकॉर्ड जो है वो नरेंद्र मोदी के दौरान बने। डिजिटल इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान। उसके बाद सम्मान, यह जो सही समय पे सही लोगों को सम्मान दे करके विपक्ष को अचानक से असहज कर देना, जैसे कर्पूरी ठाकुर, जैसे चरण सिंह, जैसे नरसिंह राव। यह भी उन राज्यों में बीजेपी के लिए एक मजबूत जमीन खड़ा करने और लोगों को बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कर्पूरी ठाकुर को जितने लोग बिहार के हैं जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की इज्जत या भारत रत्न किस तरीके से जो पिछड़ा तबका है उसको नरेंद्र मोदी के साथ और मजबूती से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैसे ही तेलंगाना में नरसिम्हा राव को भारत देने का जो असर होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा। कर्नाटक के बाद बीजेपी साउथ में कहीं मजबूत है तो तेलंगाना है। 25 सीटें लोकसभा की अगर कर्नाटक से जीती हैं पिछले चुनाव में बीजेपी ने, तो 4 सीटें उसने तेलंगाना में भी जीती हैं और इस बार 4 की संख्या को वो बढ़ाना चाहती है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। इसके बाद स्वाभिमान, चाहे वो गलवान में जाकर के चीन को ललकारना हो या फिर बार बार ये कहना हो कि हम अब दुनिया की आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसका अगर राष्ट्रपति कहता है कि आप मेरे यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, तो देश के लोगों का मान बढ़ता है। अगर रूस के राष्ट्रपति को उनके सामने में भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि मित्र आप हैं लेकिन यह युद्ध का समय नहीं है, तो देश के लोगों को लगता है कि ये मर्दों वाली बात है, ये हिंदुस्तान है। तो भारत का स्वाभिमान और भारत की इमेज दोनों को नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है और इसके कारण भी लोग नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं। मैं कहता हूं कि परसेप्शन जो होता है, इमेज बिल्डिंग, वो एक किसी फैसले से नहीं तय होती है। लगातार कई सालों तक आपके कई फैसलों और कई तरह के काम करते रहने के कारण जो छवि बनती है, कई तरह की छवियाँ जो आपस में बनती हैं, तो आप ब्रांड बनते हैं या फिर आपको लेकर के एक अलग तरह की राय बनती है। वैसे ही है साहस। नरेंद्र मोदी साहसिक फैसला लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो करना है। अगर नोटबंदी करनी है करप्शन खत्म करने के लिए देश में, तो करनी है। फैसलों में उनको लगता है कि देश हित में है तो फिर साहस की कमी नहीं दिखाते। और परिश्रम, नरेंद्र मोदी के बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी करता है कि आदमी कैसे हैं भाई, 365 दिन बिना छुट्टी, बिना नागा, 18 घंटे काम करना किसी के बूते के बाहर की बात है।
नौजवान आदमी को भी लगातार आप 365 दिन इस तरीके से भगाएंगे, दौड़ाएंगे, और भी कभी कभार तो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा एक दिन में, और फिर सुबह से लग जाते हैं, तो नौजवान थक जाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं थकते हैं। और यह बात भी जब लोगों के बीच में कहते हैं कि मैं आपके लिए काम करता हूं, बिना छुट्टी बिना नागा काम करता हूं, मैं देश की खातिर करता हूं, तो लोग यकीन करते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी की ताकत जो है वो तमाम कई मोर्चों से आती है, और इन तमाम मोर्चों पर नरेंद्र मोदी की तरह ही मजबूत, सक्षम अगर आप नहीं हैं तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। लगे हाथ बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास मजबूत संगठन है और चुनाव प्रबंधन का तौर तरीका है, ऐसे में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को देना, नरसिंह राव को देना और कर्पूरी ठाकुर को देना, यह बताता है कि नरेंद्र मोदी एक साथ कई तरह की रणनीति और कई तरह के मोर्चों से विपक्ष और अपने विरोधियों पर हमला करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान इस साल जब किया गया तो उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो आडवाणी और नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर के उठाए जाते रहे, और MS स्वामीनाथन को देकर के उन्होंने यह बताया कि भारत के निर्माण में जिस आदमी की बहुत बड़ी भूमिका थी उसको यूं नहीं भुलाया जा सकता है, इसलिए इस देश के रत्न को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए।